शेयर बाजार यानी कि जो स्टॉक मार्केट है, इसको ज़्यादातर जो कॉमन पीपल है वो सोचते हैं कि ये एक सट्टा बाजार है, यानी कि यहाँ पे स्पेकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता। क्या स्टॉक मार्केट इसीलिए बनी हुई है जहाँ पे स्पेकुलेशन होगी या फिर सट्टेबाजी होगी? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट के पर्पस कुछ और है। और स्टॉक मार्केट में जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, और हाउ इट वर्क्स, यानी कि काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होता क्या है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, वो सारा ट्रेडिंग होता है, यानी कि खरीद बेच होता है। अब आते हैं कि शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आता हूं कि जब भी कोई बिजनेस बनता है, वो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले चाहिए होता है एक बिजनेस का आइडिया, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होता फंड, यानी कि कैपिटल। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस आइडिया ग्रो करते हैं, दो तीन फ्रेंड्स मिलके वो बिजनेस आइडिया बनाते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद उनके पास जो फंड होता है, उस फंड से उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है। बिजनेस सेटअप हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स के डिमांड जो है, कंट्री के वेरियस जो पार्ट्स है, वेरियस जो सिटीज़ है, वहाँ पे उनके डिमांड आती है। उस हिसाब से प्रोडक्शन बनता है और वो डिमांड को फुलफिल किया जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। सपोज एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्मली स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी लिमिटेड बनाया नहीं जाता। स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड बनाया जाता है, उसके बाद लिमिटेड करा जाता है ज़रूरत के हिसाब से। सपोज एबीसी एक कंपनी है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है और वो प्रोडक्ट जो है दिल्ली जैसे सिटी में अच्छा खासा बिकता है, और वही प्रोडक्ट कैलकाटा जैसे सिटी में भी उसका डिमांड है। तो जब वही प्रोडक्ट दिल्ली में बनाया जाएगा और कैलकाटा में सप्लाई दिया जाएगा, ऑब्वियसली सेम प्राइस में दोनों सिटी में अवेलेबल नहीं होगा। दिल्ली में क्योंकि वो लोकल मार्केट है, इसलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, तो वहाँ पे लोकल मार्केट में जिस प्राइस में है, कैलकाटा में उसको भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। अब इस वजह से क्या होता है, कैलकाटा मार्केट में वो प्रोडक्ट जिस लेवल तक सेल होनी चाहिए वो नहीं होता, उसका कम होता है। तो कलकत्ता मार्केट में भी अगर हम सेम प्राइस में बेचना चाहते हैं और सेल्स फिगर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे लोकल जगह में, यानी कलकत्ता के आसपास के एरिया में भी मुझे एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उस फैक्ट्री से वहाँ से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। यानी कि दिल्ली के जो फैक्ट्री लगाया था, वो जो ओनर ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, उन्होंने अपनी कैपिटल अरेंज करके उस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। अब कैलकाटा में नया फैक्ट्री बनाने के लिए उनको फर्दर चाहिए कैपिटल। अब वो जो कैपिटल है, हो सकता है ओनर्स के पास हो, वो दे दे, अगर नहीं है तो कैपिटल कहां से आएगा। कैपिटल नॉर्मली जो फंडिंग होता है, वो फंडिंग दो टाइप की होती है। एक है ओनर्स फंडिंग और दूसरा है बोरोड फंडिंग। ओनर्स फंडिंग यानी कि जो ओनर्स है वो उस फंडिंग को दे दे तो फैक्ट्री बन जाती है। अगर ओनर के पास फंड नहीं है तो वो बोरो भी कर सकते हैं। बोरो जो फंड होता है, उस फंड का सबसे अच्छा एग्जांपल है लोन, यानी कि बैंक से लोन लेके भी उस वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाया जा सकता है। बट बोरोड फंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे डे वन से आपके इंटरेस्ट चालू हो जाती है। इंटरेस्ट का मैटर जो है वो चालू हो जाता है, यानी कि आपके पास फैक्ट्री अभी बनी नहीं, लोन जिस दिन से आपके पास डिसबर्समेंट हुआ है उस दिन से आपके जो इंटरेस्ट का बार्डन जो है कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाती है। तो हमें अगर इंटरेस्ट नहीं देना हो, क्योंकि नॉर्मली जो कोई नया फैक्ट्री बनती है, वो फैक्ट्री आपके प्रोडक्शन स्टार्ट करने में 2-3 साल लग जाती है, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आने में 1-2 साल और लग जाता है। तो यानी कि 4-5 साल की जो जेस्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड के लिए कंपनी के पास ओवर बर्डन हो जाता है। तो उस केस में कंपनी कैसे बच सकता है, कंपनी अगर ओनर्स कैपिटल अगर अरेंज करा ले। ओनर्स का मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपना हिस्सेदारी किसी के साथ बांट ले और उसके बदले में उनसे फंड ले ले। वो किस तरह पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है थ्रू स्टॉक मार्केट। यानी कि
स्टॉक मार्केट जो कैपिटल मार्केट होता है उसका एक डिवीजन होता है जिसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। कैपिटल मार्केट को दो डिवीजन में बांटा गया, वन इज प्राइमरी मार्केट, अदर इज सेकेंडरी मार्केट। यानी कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू हम पब्लिक के पास जा सकते हैं और मास पब्लिक से वो फंडिंग लिया जा सकता है और उसके बदले में कंपनी की हिस्सेदारी जो है उनके साथ बांट दिया जाता है। यानी कि पहले जो ओनर्स के 100% हिस्सेदारी थी कंपनी के अंदर, वो परसेंटेज कम हो जाएगा और बाकी परसेंटेज जो है पब्लिक में बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ओनर्स फंड क्या होता है और बोरोड फंड क्या होता है। ओनर्स फंड में ये सुविधा मिलते हैं कंपनी को कि कंपनी के एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता, यानी कि कंपनी जब तक प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगा तब तक कोई भी हिस्सा यानी कि कोई भी पेमेंट जो है ओनर्स को करने की जरूरत नहीं है। अब आती है प्रॉफिट आने के बाद ओनर्स के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट का जो हिस्सा यानी कि उसको बोला जाता है डिविडेंड, एक पार्ट जो है वो ओनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि जो लोग ओनर्स फंड लगाया हुआ है उनको एक तो कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है और उसके बदले में प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिल जाती है। तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब बेसिकली ओनर्स फंड किस तरह होता है, वो इक्विटी फंडिंग के थ्रू, यानी कि अपने जो इक्विटी शेयर है उसके थ्रू वो फंड जो है रेज किया जाता है। अब कंपनी जिसके थ्रू शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करते हैं उसको जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके फंड रेज करेगा उसको बोला जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। इसके बाद भी कंपनी को फर्दर फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। या फिर उसके बाद भी अगर और भी फंड की जरूरत होता है वो भी राइट्स इशू के थ्रू हो सकता है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको फर्दर शेयर इशू करके वहां से भी फंड रेज किया जा सकता है। तो ये जो होल प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट प्रोसेस। इसके बाद इस प्रोसेस में बेसिकली जो प्राइमरी मार्केट प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ कंपनी के साथ रिलेशन बनता है, यानी कि कंपनी से डायरेक्टली शेयर जो है इन्वेस्टर के पास पहुंच जाती है और इन्वेस्टर से फंड जो है कंपनी तक पहुंच गए। अब इसके बाद सपोज किसी ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद उनको उस पैसे की जरूरत पड़ गई, कंपनी वो पैसा वापस नहीं करेगा क्योंकि कंपनी ने उस फंड को लेकर ऑलरेडी नया फैक्ट्री में लगा दिया। तो फिर इन्वेस्टर को पैसे कैसे वापस मिलेगा, इसीलिए एक सेकेंडरी मार्केट सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। वहां पे आप उस शेयर को सेल कर सकते हैं जहां पे कोई और एक इन्वेस्टर आ जाएगा, वो आपसे उस शेयर को खरीद लेगा। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अभी तक जो मेन दो स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तो मोर देन 26 स्टॉक एक्सचेंज है, बट दो स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। एक है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे सारे इन्वेस्टर्स जो आते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो अपना शेयर बेचते हैं, कोई नया शेयर जो इन्वेस्टर आते हैं वो उन शेयर होल्डर से उस स्टॉक्स को खरीदते हैं और एक्सचेंज होता है, यानी कि एक दूसरे के हाथ में एक्सचेंज होता है। तो दिस इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट है। नॉर्मल आपके घर के पास कोई मार्केट होता है जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट की अगर जरूरत पड़े तो आप उस मार्केट में जाते हैं, वहां से शॉपकीपर से वो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। तो आप हो गए कंज्यूमर, वो आपके सेलर। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, वहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं और एक इन्वेस्टर जो मार्केट में एंटर करना चाहता है, यानी कि उस इन्वेस्टर को लगता है कि इस कंपनी में मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरा फर्दर जो है उसमें रिटर्न मिल सकता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से, यानी कि कोई भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपको दो बेनिफिट मिलता है। वन, आपको डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स आपने जिस प्राइस में उसमें इन्वेस्टमेंट किया, कुछ दिन तक होल्ड करा, उसके टाइम में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, उसने बिजनेस उसका बहुत अच्छा चला, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा आ गए, तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गए। तो आपने जिस प्राइस में खरीदा और जो करंट मार्केट प्राइस जो डिफरेंस है वो हो गया आपके कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यही दो पर्पस के लिए लोग जाते हैं। तो नॉर्मली जब स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा
कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिविडेंड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो इसलिए है कि जो छोटे कंपनी है, अभी अभी नया कंपनी बनी है, वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं है, उस प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं ताकि वो फर्दर एक्सपेंशन में वो यूज कर पाए। जो बड़े कंपनी है, बहुत पुराने कंपनी होती है, वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो बड़े कंपनी होते हैं ऑलरेडी उसका प्राइस जो है स्टॉक का मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स होता है, यानी कि सूचकांक बोलते हैं जिसको, यानी कि जिसको देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी 50, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी होती है। अब ये 30 कंपनी और 50 कंपनी क्यों है? एनएसई में मोर देन 1600 स्टॉक लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 5000 से ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड है। तो हम 1600 या फिर 5500 स्टॉक को एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक इंडेक्स यानी कि सूचकांक बनाया गया, जिसके अंदर वेरियस इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स कंपनीज होते हैं उन कंपनीज को रखा जाता है वहाँ पे। जैसे निफ्टी 50 के अंदर आप बैंकिंग इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से हो सकते हैं स्टॉक, ऑटो इंडस्ट्री से हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री से हो सकता है। तो इन जो अलग अलग जो वेरियस इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के जो टॉप लीडर कंपनी होते हैं उन कंपनीज को उस इंडेक्स के अंदर रखा जाता है। तो सिमिलरली निफ्टी के अंदर जो है आपके 50 स्टॉक है और सेंसेक्स के अंदर है 30 स्टॉक्स। सूचकांक का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का मूवमेंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स, यानी कि उसी यूनिट्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का मतलब होता है कि ओवरऑल जो सारे कंपनी है, 30 कंपनी, अगर 30 कंपनी से मेजर कंपनी अगर ऊपर गए तो ऊपर मीन्स काल के जो क्लोज हुआ था उससे ऊपर आज क्लोज हुआ है, तो इट मीन्स आज स्टॉक मार्केट ऊपर है। और उसी से ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि ओवरऑल जो 1600 कंपनी जो एनएसई में लिस्टेड है उसका क्या सिचुएशन होगा। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। अब आते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर होते हैं उनके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके मेंबर्स कौन कौन है? प्रोमिनेंट मेंबर्स, वेरियस जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनीज है उनके ग्रुप कंपनी होती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जैसे जीरोधा आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर है, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी सिक्योरिटीज। दीज आर द कंपनीज, वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब उनके वहाँ पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल होती है? उनके वहाँ पे सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। एक है आपके डीमैट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे आप जो सिक्योरिटीज खरीदेंगे, जो स्टॉक्स खरीदेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, उसको रखने के लिए वो अकाउंट है। और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट जहाँ पे आप उस स्टॉक्स को सेल परचेज करेंगे, यानी खरीद बेच करेंगे। और तीसरा एक अकाउंट आपको चाहिए बैंक अकाउंट, जिसके थ्रू आपके फंड के लेन देन होगा। यानी कि आप जब कोई स्टॉक खरीदेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से फंड निकलेगा, ब्रोकर को आप देंगे, ब्रोकर उसके बदले में स्टॉक खरीद के देगा और उस स्टॉक को खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में रख देगा। अब आपको उस स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करानी है तो ब्रोकर को आप बताएंगे कि इसको आप सेल कर दीजिए, वो आपको मार्केट में सेल कर देंगे, उसके बदले में जो फंड आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या हर बार आपको ब्रोकर को भी बोलना पड़ेगा? नहीं, आज के दिन में ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, मोबाइल ऐप्स होती है और साथ में सॉफ्टवेयर भी होती है। अगर उन दोनों में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रोकर ऑफिस में कॉल करके भी कर सकते हैं। तो 3 टाइप के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9:15 पे खुलता है और शाम को 3:30 पे ये क्लोज हो जाती है। नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो
फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर है वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आ सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आने वाले दिन में आपके LIC का IPO आने वाला है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने LIC का जो शेयर्स है वो पब्लिक में बेचने के लिए डिसाइड किया हुआ है। उसको वैसे IPO नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑफर फॉर सेल। यानी कि गवर्नमेंट अपने होल्डिंग जो 100% है उसको कम करेंगे। सपोज गवर्नमेंट 10% होल्डिंग जो है पब्लिक में बेच रहा है, तो गवर्नमेंट के पास रह जाएगा 90% होल्डिंग और 10% पब्लिक के पास आ जाएगा। तो पब्लिक के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू LIC का शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जितना भी हमने डिस्कशन किया, ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इससे क्लियर होता है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो में और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना था तो आप ज़रूर फीडबैक जो है नीचे कमेंट में दीजिए। और भी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई वीडियो अपना देखना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ पे कमेंट करिए, सो दैट मैं आने वाले दिन में और भी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। तो थैंक यू, बाय।